हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष। आज से पहले हम लोग टेंस के बारे में पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उन सभी टेंस पर आधारित कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि टाइम एंड टेंस पर आधारित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, बीपीएससी में कैसे पूछे जाते हैं, सीटेट, एस्टेट, यूपी, टीटी वगैरह में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद में और भी चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। प्रत्येक वाक्य में हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट में क्रिया दी गई है, क्रिया अपने बेस फॉर्म में है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में है। प्रत्येक वाक्य में हम देख सकते हैं यहाँ 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 हर जगह हम लोग देख सकते हैं ब्रैकेट में एक क्रिया दी गई है जो कि अपने बेस फॉर्म में है, मूल रूप में है। उसको सही फॉर्म में रखना है। ऐसे अलग अलग परीक्षा में अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं और सभी तरह से हम लोग अभ्यास करेंगे। एक इस तरह से भी दिया रहता है, खास तौर पर जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिए गए रहते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, पहला वाक्य है द सन, ब्रैकेट में है राइज इन द ईस्ट। सूरज, राइज मीन्स उगना, इन द ईस्ट मतलब पूरब में। आप लोगों को याद होगा कि जब प्रेजेंट टेंस हम पढ़ा रहे थे तो मैं ये बताया था आप लोगों को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सूरज का पूरब में उगना जो है यह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए इस वाक्य में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट। तो द सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्रिया पांचवें रूप में होगी, अर्थात क्रिया में एस या यस लगाएंगे। राइज है, एस लगा देंगे। तो क्या हमारा सही जवाब क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं जो सही जवाब है उसको ब्लैक मार्कर से, ब्लैक इंक से लिख दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पूरा लिखने पर समय ज्यादा लगेगा, इसलिए जो सही आंसर है वो मैं यहाँ बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट सही जवाब हो गया। सेकेंड है सी, मने वह स्त्री, गो मने जाना, टू दिल्ली लास्ट नाइट, गत रात को दिल्ली जाना। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि लास्ट नाइट, आपको याद होगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो हम चर्चा किए थे आपसे कि अगर कोई काम भूतकाल में खत्म हुआ हो, पूरा हुआ हो और उसमें अगर लास्ट आया हो, अगो आया हो, यस्टरडे आया हो, प्रीवियस डे आया हो, यानी भूतकाल को सूचित करने वाले, पास्ट टाइम को सूचित करने वाले शब्द आया हो, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इस दूसरे वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का जब प्रयोग करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर को याद करना होगा। तो जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि सब्जेक्ट प्लस ये हो प्लस हो, क्योंकि टेंस का जो संबंध है क्रिया के रूप से है, तो मैं सीधे बोल दूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट यानी V2, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5, प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने इज आर एम प्लस V4। इस तरह से हम शॉर्टकट में काम चलाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट आया है। तो क्या हो जाएगा, क्रिया का दूसरा रूप लगा देंगे,
तो क्या गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट। वह गत रात को दिल्ली गई। इसके बाद तीसरा वाक्य है द स्टार्स, स्टार्स माने तारे, शाइन माने चमकना, एट नाइट माने रात में। अब तारे तो रात में चमकते हैं। इस वाक्य का संबंध जनरल ट्रूथ से है, यूनिवर्सल ट्रूथ से है, इसलिए यह वाक्य आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप। तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो V1 होगा, अर्थात जो साइन है V1 वही साइन रह जाएगा। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। अगला है मोहन, गो माने जाना, टू मुंबई यानी मुंबई, नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ टाइम को डिनोट करने वाला एक शब्द आया है नेक्स्ट मंथ, यहाँ शब्द आया है। अब ये जो नेक्स्ट है ये फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है, आने वाले समय को डिनोट करता है। तो अगर नेक्स्ट आया हो, टुमारो आया हो, इस तरह का फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाले शब्द आए हो, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे अब, और इससे एक प्लानिंग का भी बोध होता है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब हम लोग कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। मोहन इज गोइंग, मोहन इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मोहन इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। मोहन कब जा रहा है मुंबई? नेक्स्ट मंथ जा रहा है। या मोहन विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, टू एंड टू। बी माने होना, बी का जो रूप है इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब होता है। दो और दो, बी माने होना, चार, फोर माने चार, दो और दो चार होते हैं, यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ हम इज का प्रयोग कर देंगे। और सिंटैक्स का नियम अगर आपको याद होगा, सिंटैक्स का नियम कहता है कि अगर अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हो तो वहाँ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकती है। तो यहाँ हम टू एंड टू इज भी लिख सकते हैं या टू एंड टू आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला सेंटेंस, सी नॉट कम, नहीं आना, येट माने अभी तक। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है येट, आपको याद होगा येट का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। इस वाक्य का अर्थ अगर हम लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं कि वह अभी तक नहीं आई है। तो हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज, हैव और क्रिया का तीसरा रूप, हैज नॉट कम। कम जो क्रिया है इसी, इसका तीसरा रूप कम ही होता है। सी हैज नॉट कम येट। इसके बाद सतवां है, ही विल सक्सीड इफ ही ट्राई। ही विल सक्सीड, वह सफल होएगा अगर वह ट्राई माने प्रयास करना। इसका अर्थ क्या है कि अगर वह ट्राई करेगा, अगर वह प्रयास करेगा तो सफल होगा। आपको याद होगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ाया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ाया था कि अगर इफ क्लॉज आया हो तो उसमें जो कंडीशन, जिस भाग में कंडीशन होता है उस कंडीशनल भाग को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं, और जिसमें कंडीशन नहीं होता है उसको सिंपल फ्यूचर टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो यहाँ कंडीशन कहाँ है, सफल होने के लिए शर्त क्या है कि वो उसका प्रयास करना। तो यहाँ तो ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर आ ही गया है, तो इस पार्ट को क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस माने सब्जेक्ट प्लस V1 या V5
सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो क्रिया पांचवें रूप में जाएगी। इफ ही ट्राइज, ही विल सक्सीड, वह सफल होएगा अगर वह प्रयास करेगा। इफ ही ट्राइज, इसका अर्थ ये नहीं लगाएंगे कि अगर वह प्रयास करता है। आगे देखते हैं, इफ आई, अगर मैं, बी माने होना, बर्ड माने चिड़िया, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ती। आपको याद होगा जब मैं पास्ट टेंस पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि अगर हाइपोथेटिकल सेंटेंस रहे तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता, तो ये तो हाइपोथेटिकल है ना, मैं चिड़िया हूं नहीं, कोई आदमी चिड़िया हो नहीं सकता है। तो इफ आई, अब देखिए बी है तो बी क्रिया का रूप इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बिंग, बीन, ये सब होता है। यहाँ पास्ट टेंस की क्रिया तो होगी ही, साथ में प्लूरल नंबर की भी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। आगे देखते हैं, शीला, वर्क माने काम करना, 10 आवर्स 10 घंटे, एवरीडे माने प्रतिदिन। अब यहाँ एक इंडिकेटर आ गया है। इंडिकेटर माने क्या, संकेतक, सूचक, संकेत करने वाला। अब एवरीडे आ गया मतलब कि वो हैबिट को शो कर रहा है। शीला प्रतिदिन 10 घंटे काम करती है, इसका अर्थ ये लगाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है। तो शीला चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो क्रिया को पांचवें रूप में रखेंगे। तो वर्क का पांचवा रूप क्या होगा, वर्क्स। शीला वर्क्स 10 आवर्स एवरी डे, शीला वर्क्स 10 आवर्स एवरी डे। इसके बाद है दिनेश, डाई, दिनेश एक लड़का का नाम है, डाई माने मरना, यस्टरडे माने बीता हुआ कल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक इंडिकेटर आया है यस्टरडे। यस्टरडे जो है पास्ट टाइम को डिनोट करने वाला एडवर्ब है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब V2 लगाएंगे, क्रिया का दूसरा रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाइड। दिनेश डाइड यस्टरडे, दिनेश कल गुजर गया, दिवंगत हो गया। इसके बाद अब इधर देखते हैं, द अर्थ पृथ्वी, मूव माने घूमना, चारों तरफ, द सन सूरज के, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बात मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 या V5। अर्थ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए मूव क्रिया का पंचवा रूप का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसके बाद है आई माने मैं, वेट माने प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, फॉर मोहन, मोहन के लिए, सिंस 2 o'clock 2 बजे से। तो यहाँ हम क्या अर्थ लगाएंगे, हम अर्थ लगाएंगे कि मैं मोहन का 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। तो कोई काम भूत में चालू हो करके वर्तमान तक चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन क्रिया का चौथा रूप, बाकी सब तो लगा हुआ ही है। तो हैव बीन वेटिंग, वेटिंग, तो क्या हो गया बाबू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर मोहन सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से मोहन का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद अगला सेंटेंस है, द थीव्स माने चोर, रन अवे माने भाग जाना, बिफोर द पुलिस केम, चोर के आने से पहले। तो यह तो क्लासिक एग्जाम्पल है कि चोर के आने, सॉरी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, मेरे स्टेशन जाने से पहले, पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये दो
ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पास्ट परफेक्ट के जिसको कि हम क्लासिक एग्जाम्पल कहते हैं, है ना। हर किताब में दिया रहता है और हर टीचर भी पढ़ाते हैं। चलिए हम भी पढ़ा देते हैं। द थिफ्स रन अवे माने भाग जाना, बिफोर द पुलिस केम। आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े थे कि अगर पास्ट टाइम में दो काम हुआ हो, एक पहले एक बाद में, तो जो पहले काम हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस आई, चोर भी भागे, दोनों काम हुआ पास्ट में। लेकिन क्या पुलिस जब आई तो चोर से भेंट हुई? नहीं, क्योंकि पुलिस लेट आई, चोर पहले निकल गए थे। तो ये इस पार्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं नहीं रटूंगा, हैड और क्रिया का तीसरा रूप, सिर्फ ये हमको जानना है। हैड, रन क्रिया का रूप क्या होता है? रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स, तीसरा रूप रन होता है। यानी रन फर्स्ट भी होता है और रन थर्ड भी होता है। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14वां जो क्वेश्चन है, इट इज टाइम यू गो होम। देखिए, पास्ट टेंस का प्रयोग हमेशा पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए नहीं होता है। मैं अपने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं अब तक तो मेरे पहले के जितने वीडियो हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं है, लगभग 5-6 ही वीडियो हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं और एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, नॉलेज हो सकता है। तो यहाँ वही चीज़ है, इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, तो उसके बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। यद्यपि उससे पास्ट टाइम का बोध नहीं होता है, उसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। इट इज टाइम यू वेंट होम, मतलब आपके घर जाने का ये सही समय है, ये सही समय है कि अब आप घर चले जाइए। तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ अगला भी सेंटेंस में लिखा हूं, इट इज हाई टाइम। हाई टाइम माने ऊंचा समय नहीं, वो छत जैसा, वैसा नहीं। इट इज हाई टाइम मतलब दिस इज द एग्जैक्ट टाइम, दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइम। मतलब अब लेट कीजिएगा तो लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी। इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड, STARTED। इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड मतलब शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया समय है, अब नहीं किए तो लेट हो जाएगी। अगला है, एज आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। एज मतलब देखिए, एज यहाँ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जब मैं गार्डन में डिग कर रहा था, खुदाई कर रहा था, आई फाइंड मैंने पाना अ रिंग। अब क्या होगा गेस कीजिए? जब मैं गार्डन में खुदाई कर रहा था, खोद रहा था, मुझे अंगूठी मिली। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पास्ट इन्फिनिट हो जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे हो जाएगा सर? तो आप याद कीजिए, जब मैं पास्ट इन्फिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था तो कि अगर कोई काम पहले से चला आ रहा है और उसके बीच में एक छोटा सा काम हो जाए, तो जो पहले से चला हुआ काम आ रहा है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और बीच में एक जो छोटा सा काम हो जाता है, थोड़े समय के लिए जो काम हो जाता है, उसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर देंगे। तो फाइंड क्रिया का दूसरा रूप फाउंड। आई फाउंड अ रिंग, आई फाउंड अ रिंग। जब मैं गार्डन में डिग कर रहा था तो मुझे एक अंगूठी मिली। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट ही एट प्रेजेंट ही
वर्तमान में माने इस समय, अभी। टॉक माने बात करना, टू हिज ब्रदर, अपने भाई से, माने अभी यानी इस समय वह अपने भाई से बात करना, माने क्या, एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ आ जाए। ये सब किस चीज को बताता है? ये सभी शब्द इस बात को बताते हैं कि कोई काम कंटिन्यू है वर्तमान में, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एट प्रेजेंट ही इज टॉकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज आर एम क्रिया का चौथा रूप। ठीक है, आगे देखते हैं। ही स्पीक्स, वह बोलता है, एज इफ, मानो, इस तरह से वो बोलता है जैसे कि ही माने वह, नो माने जानना, एवरीथिंग माने सब कुछ, और इस तरह से बात करता है मानो उसको सब कुछ पता हो। याद आ गया नियम? गेस कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो गया। हाइपोथेटिकल सेंटेंस मतलब वही जिसमें कि कल्पना की उड़ान रहती है। जैसे यहाँ हम लोग देखें, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। तो यहाँ भी उसी तरह का हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ही स्पीक्स एज इफ ही, नो है तो नो क्रिया का पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाता है? न्यू हो जाता है, के एन ई डब्ल्यू, के एन ई डब्ल्यू। ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। वह इस तरह से बात करता है मानो उसको सब कुछ पता हो। अगला वाक्य है, आई बी माने होना, 40 नेक्स्ट मंथ में, अगले महीना 40 का हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा। क्या करना होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस, आई के साथ शैल लगा दीजिए। आई शैल, आई शैल बी 40 नेक्स्ट मंथ, आई शैल बी 40 नेक्स्ट मंथ में, अगले महीना 40 का हो जाऊंगा। इसके बाद अंतिम जो वाक्य है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आई माने मैं, राइट माने लिखना, ए लेटर माने चिट्ठी, नाउ माने अभी। देखिए यहाँ एक इंडिकेटर आ गया, नाउ, ये आपको संकेत कर रहा है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ये इंडिकेट करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत कीजिए। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। तो आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद और आगे हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। अगला सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इफ ही बी मैड। यहां भी हम देख रहे हैं, आपको भी याद आ रहा होगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस यानी कल्पना वाला। वह बात करता है मानो ही बी माने होना, मैड, तो बी क्रिया का यहाँ कौन सा रूप यूज करेंगे? पास्ट टेंस प्लूरल नंबर, अर्थात यहाँ वर्ग का प्रयोग होगा। ही टॉक्स एज इफ, वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल हो। अगला वाक्य है, यू विल गेट वेट, आप भीग जाएंगे, इफ यू गो आउट इन द रेन, अगर आप वर्षा में जाइएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक वाक्य है, एक वाक्य में दो क्लॉज हैं, उसमें से एक क्लॉज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट आया है, और दूसरा में जो वो है वो हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि यहाँ इफ क्लॉज आया है, यानी शर्त वाला आया है। तो जब शर्त वाला आया है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5, सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ V1 कर देंगे, यानी गो का गो ही रह जाएगा। यू विल गेट वेट इफ यू गो आउट इन द रेन। इसके बाद है वी, हम लोग सी माने देखना, दिस फिल्म
इस फिल्म को यस्टरडे। यहाँ देखिए एक पास्ट टाइम को डिनोट करने वाला शब्द आया है यस्टरडे, तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पास्ट इंफिनिट का प्रयोग कर देंगे। वी सॉ दिस फिल्म यस्टरडे, हम लोग इस मूवी को, इस फिल्म को कब देखे? यस्टरडे देखे। मोहन टीच इन दिस कॉलेज सिंस 1980, मोहन इस कॉलेज में 1980 से पढ़ाना, मतलब 1980 में चालू हुआ, अभी भी चल रहा है। तो यहाँ क्या कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। मोहन हैज बीन टीचिंग, मोहन हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा। मान लेते हैं यहाँ तो कुछ वैसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम हैज बीन टीचिंग भी कह सकते हैं, हैड बीन टीचिंग भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है। कल्पना कीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें ऑप्शन दे दिया है कि मोहन हैज बीन टीचिंग, मोहन इज टीचिंग, मोहन टीचेज, मोहन वाज टीचिंग, इस तरह का दे देगा, तो क्या हो जाएगा? मोहन हैज बीन टीचिंग होगा। हैज बीन टीचिंग ना दे करके हैड बीन टीचिंग दिया है, तो वहाँ हैड बीन टीचिंग हो गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया है, तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। इसके बाद है रमन इज अ क्रिकेट प्लेयर। रमन एक क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, लेकिन आज ही मने वह, प्ले मने खेलना, फुटबॉल मने फुटबॉल। क्या अर्थ यहाँ लगाया जाएगा? यहाँ अर्थ ये लगाया जाएगा कि रमन एक क्रिकेट प्लेयर है, अर्थात वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन वह आज फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। बट टुडे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। रमन इज अ क्रिकेट प्लेयर बट टुडे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद है ही जस्ट गो आउट। आपको याद होगा जस्ट, जस्ट मतलब सीधे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्रिया का तीसरा रूप, हैज हैव और क्रिया का तीसरा रूप। ही हैज जस्ट, गो का तीसरा रूप गॉन, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है। इसके बाद दूसरा है द ट्रेन ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, लीव मीन्स रवाना होना। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। आप देखिए यहाँ व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, आई सब्जेक्ट, रीच्ड V2, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इन्फिनिट। यहाँ पास्ट इन्फिनिट आ गई है, आ गया है, इसका मतलब कि इस भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। ऐसे भी अगर ऑलरेडी आ गया तो परफेक्ट टेंस ही यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन ऑलरेडी हैड लेफ्ट, द ट्रेन ऑलरेडी या द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। अगला है ही माने वह, बी माने होना, बॉर्न माने पैदा, वह 1990 में पैदा हुआ। पास्ट टाइम है, 1990 तो आज है नहीं, तो क्या हो जाएगा? बी का पास्ट टेंस का रूप यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वाज आ जाएगा। ही वाज बोर्न इन 1990, उसका जन्म 1990 में हुआ। सुरेश फेल, फेल माने असफल होना, इन द लास्ट एग्जाम। यहाँ देखिए लास्ट आया है, लास्ट, अगो, यस्टरडे, ये सब शब्द किस बात को संकेत करते हैं? पास्ट इन्फिनिट का संकेत करते हैं। पास्ट इन्फिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा रूप, तो फेल्ड हो जाएगा, FAILED। सुरेश फेल्ड इन द लास्ट एग्जाम, सुरेश पिछले एग्जाम में असफल हो गया। आई सी द ताजमहल अबाउट 10 ईयर्स एगो। अब देखिए यहाँ भी एक संकेत के रूप में एक बात हमेशा हम लोग को ध्यान रखना होगा, अक्सर कोई ना कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो कि
आपको टेंस पहचानने में हेल्प कर देता है। जब ये पहचान में हेल्प हो जाता है, मतलब पता चल जाता है, तो फिर वो स्ट्रक्चर दिमाग में लाना है, वहाँ यूज कर देना है। अब यहाँ अगो आ गया, अगो आ गया यानी कि पास्ट इंफिनिट हो जाएगा। कह रहे कि मैं, सी माने देखना, द ताजमहल यानी ताजमहल को अबाउट 10 ईयर्स एगो, अबाउट माने लगभग, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी क्रिया का दूसरा रूप। आई सॉ द ताजमहल अबाउट 10 ईयर्स अगो, मैं 10 साल पहले ताजमहल को देखा। आई स्टडी इन लंदन फ्रॉम 2000 टू 2005, ये पास्ट टाइम हो गया, 2000 2005। यहाँ हम कहेंगे आई स्टडीड, मैं पढ़ाई किया, मैं अध्ययन किया लंदन में, फ्रॉम 2000 टू 2005, 2000 से 2005 तक मैं लंदन में अध्ययन किया। इसके बाद आगे है इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वह समय पर आया रहता। ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस यूज हो जाएगा। कैसे? यहाँ परफेक्ट है, इधर भी वुड के बाद हैव और क्रिया तीसरे रूप में जाएगी। इफ ही वुड, सॉरी, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वह समय पर आया रहता तो मैं उसकी मदद कर दिया रहता या मैं उसकी मदद किया रहता। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो क्या हो जाएगा? आई वुड हैव हेल्प्ड। मतलब यह है कि वह समय पर नहीं आया और मैं उसकी मदद नहीं किया। इसके बाद है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, यह सबसे सुंदर दृश्य है। आई एवर सी, एवर नेवर, तो यहाँ परफेक्ट टेंस। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट आई हैव एवर सीन। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट आई हैव एवर सीन, यह सबसे सुंदर दृश्य है जो अब तक मैं देखा हूं। इसके बाद है आई वॉज वॉशिंग माई हैंड, मैं अपना हैंड धो रहा था। व्हेन द बेल रिंग माने बजना। अब यहाँ देख रहे हैं कि आई वॉज वॉशिंग माई हैंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, काम चल रहा है, बीच में एक दूसरा काम हो जाता है, घंटी का बजना। तो आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था कि पहले से कोई काम चल रहा है, बीच में एक दूसरा काम हो जाए, तो जो पहले से चला रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, बीच में एक जो काम हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट उसके लिए यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ यूज है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देंगे। जब मैं आई वॉज वॉशिंग माई हैंड, मैं हाथ धो रहा था और उसी समय क्या हो गया? द बेल रैंग, घंटी बज गई। आगे हम देखते हैं ही माने वह, वर्क माने काम करना, इन दिस फार्म ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग माने दिन भर। कहने का मतलब है कि वह इस फार्म में दिन भर काम किया है, यानी दिन भर वो काम करते आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ही तो है ही, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, वह दिन भर इस फार्म में काम करते रहा है। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फार्म ऑल डे लॉन्ग। इसके बाद है अगला वाक्य, मोहन स्पीक माने बोलना, नाउ। आप देख सकते हैं यहाँ एक टाइम का इंडिकेटर आ गया है, नाउ। नाउ इस बात का संकेत करता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, यानी इज आर एम क्रिया का चौथा रूप। मोहन है तो इज का प्रयोग होगा, स्पीकिंग, मोहन इज स्पीकिंग नाउ, मोहन अभी बात कर रहा है बोल रहा है। इसके बाद है बाबर, डिफीट माने पराजित करना, राणा संगा एट खानवा। बाबर, अब ये देखिए ये ऐतिहासिक चीज है, इतिहास में बहुत पहले घटी, यानी बाबर ने राणा संगा को खानवा के युद्ध में हराया। तो यहाँ क्या करेंगे, ये बीती हुई बात है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी क्रिया का दूसरा रूप लगाएंगे। डिफीटेड। इसके बाद है अगला वाक्य, डोंट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो। द बेबी माने बच्चा, स्लीप माने सोना, नाउ माने अभी। देखिए यहाँ भी एक इंडिकेटर आ गया है, ये नाउ जो है संकेत कर रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। डोंट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग नाउ। ठीक है, आगे है व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। मोहन कम माने आना, टू माई हाउस। जब मैं पढ़ रहा था मतलब एक काम चल रहा था, पास्ट में कोई काम पहले से चला आ रहा था, उसके बीच में एक दूसरा काम हुआ, तो आपको याद तो आ ही गया होगा कि उस दूसरे वाक्य के लिए माने दूसरे काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात व्हाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, मोहन केम टू माई हाउस, मोहन मेरे घर आया। और अगला है बाय नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक। अब तो बिल्कुल एक क्लू आपको मिल गया, बाय नेक्स्ट मंडे या बाय मंडे, मंडे तक, अगले सोमवार तक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बस ये देखे आंख मूंद करके बना सकते हैं। बाय नेक्स्ट मंडे, फ्यूचर परफेक्ट मतलब शैल विल हैव क्रिया का तीसरा रूप। बाय नेक्स्ट मंडे आई शैल हैव डन माई वर्क, अगले सोमवार तक मैं अपना काम कर चुका रहूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। आगे और भी हम लोग कुछ वाक्य देखते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये तो मैं अपने से बता रहा हूँ, आपके पास कोई प्रश्न है, कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, टाइम एंड टेंस से संबंधित है, तो आप उस प्रश्न को, अगर आप फेसबुक पर हमसे जुड़े हैं तो फेसबुक में आप कमेंट कर दीजिए उस प्रश्न को, या फिर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़े हैं तो यूट्यूब पर कमेंट में उस प्रश्न को आप डाल दीजिए। टाइम टू टाइम मैं यूट्यूब या फेसबुक देखते रहता हूँ, जब मैं देखूंगा तो आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा, या अगले वीडियो में उस प्रश्न को मैं शामिल कर दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, इट इज हाई टाइम मोहन लीव फॉर द स्टेशन। आप लोगों को याद होगा कुछ देर पहले ही मैं बताया, 2-3 इस तरह का एग्जाम्पल में बताया कि अगर इट इज टाइम रहे, इट इज हाई टाइम रहे, तो उसके बाद जो आने वाली जो क्रिया है वो निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी। पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लीव क्रिया का दूसरा रूप लेफ्ट हो जाएगा। इट इज हाई टाइम मोहन लेफ्ट फॉर द स्टेशन। इसके बाद है अगला, ही कम रिसेंटली। देखिए यहाँ कौन ऐसा शब्द है जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है टेंस का, वो है रिसेंटली। रिसेंटली हो, जस्ट हो, येट हो, ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो वाक्य है परफेक्ट टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, यानी ही हैज कम रिसेंटली। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज है और क्रिया का तीसरा रूप। आगे है डेथ मृत्यु, कम माने आना, टू एवरीवन हर किसी के पास, सुनर और लेटर, यानी मृत्यु सबके पास आती है, देर आए या जल्द आए, सुनर आए या लेटर आए, थोड़ा जल्दी आ जाए या देर से आए। तो ये क्या है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये तो शाश्वत बात हो गई, सब किसी को मरना है, हर किसी को मरना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। डेथ चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ क्रिया पांचवें रूप की होगी, यानी डेथ कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर, यानी हर किसी की मृत्यु चाहे देर हो या जल्द हो सबकी हो जाती है।
आई नो मोहन सिंस 2001। मैं मोहन को 2001 से जानता हूँ। कब से जानता हूँ? 2001 से जानता हूँ। अब चल रहा है 2024। कोई काम पहले चालू हुआ था, भूत में चालू हुआ था, वर्तमान में भी चल रहा है। वैसे वाक्यों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, या फिर आप लोगों को याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब जो आई है वो है नो है। आई हैव बीन नोइंग नहीं कहेंगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तब हमें यहाँ क्या करना होगा? आई हैव नन। आई हैव नन। आप लोगों को याद होगा जब मैं ये पढ़ा रहा था तो इस के बारे में मैं बताया था। आगे है राम गो माने जाना फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए यहाँ कौन ऐसे शब्द हैं जो कि इंडिकेट करते हैं टेंस के तरफ? वो है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग रोज सुबह। ये प्रेजेंट हैबिट को दिखा रहा है। प्रेजेंट हैबिट यानी सिंपल प्रेजेंट, यानी मुख्य क्रिया जो होगी V1 या V5 की होगी। राम चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की है तो यहाँ क्रिया अपने फिफ्थ फॉर्म की होगी। राम गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। राम रोज सुबह टहलने जाता है। इसके बाद है सीता का मनाना हियर वंस अ वीक। यहाँ देखिए कौन ऐसा चीज है जो कि इंडिकेट करता है वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। तो ये भी प्रेजेंट हैबिट हो गया। जरूरी नहीं है कि जो हैबिट है वो तो रोज हो। मैं तो आप लोगों को जब पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि वो फ्रीक्वेंसी डेली की भी हो सकती है, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ऐसा भी हो सकता है। तो सीता कम्स हियर वंस अ वीक। सीता यहाँ सप्ताह में एक बार आती है। इसके बाद है आई मेट हिम व्हाइल ही क्रॉस द रोड। आई मेट हिम, मैं उनसे मिला। मैं उनसे कब मिला? जब वे क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, पहले से कोई काम चला आ रहा था, उस बीच में एक दूसरा काम हो गया, तो वहां पास्ट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंफिनिट ऑलरेडी आ चुका है। आई मेट हिम व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग। ही वाज क्रॉसिंग द रोड। इसके बाद है आई रिच्ड होम, मैं घर पहुंचा आफ्टर द सन सेट। मैं घर पहुंचा कब पहुंचा? सूरज अस्त होने के बाद। सूरज अस्त हुआ, मैं भी घर पहुंचा। दो काम हो रहा है, सूरज का अस्त होना और मेरा घर पहुंचना। लेकिन पहले कौन हुआ? कह रहा है कि आई रीच्ड होम आफ्टर द सन। सूरज के अस्त हो जाने के बाद में, तो सूरज का अस्त होना पहले हो रहा है। तो पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में दो काम हुआ हो, एक पहले और एक बाद में, तो जो काम पहले हुआ रहता है वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो काम बाद में हुआ रहता है वहाँ पास्ट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं तो बाद में घर पहुंचा, तो यहाँ पास्ट इंफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया है। सूरज का अस्त होना पहले हुआ है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे हम द सन हैड सेट। The sun had set. I reached home after the sun had set. सूरज के अस्त हो चुकने के बाद मैं घर पहुंचा। आगे है दिस बॉय नेवर सी द सी। सी ये देखना है और ये सी समुद्र है। मतलब अब देखिए नेवर आया है, एवर नेवर आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। द बॉय हैज नेवर सीन द सी। सॉरी, दिस बॉय है, दिस बॉय हैज नेवर सीन द सी। यह बच्चा कभी समुद्र नहीं देखा है। ठीक है। इसके बाद है ही राइट अ बुक नाउ। अब देखिए यहाँ इंडिकेटर के रूप में नाउ आ गया है। नाउ आ गया यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या कहेंगे? ही इज राइटिंग। ही इज
राइटिंग अ बुक नाउ, वह अभी पत्र लिख रहा है। तो आज हम लोग 50 सेंटेंस पर हम लोग प्रैक्टिस किए और भविष्य में और भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि यही अंतिम है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा था और बीपीएससी ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। बीपीएससी जो टीचर वाला था, जो ऐसे तो हुआ था 2024 में ही। तो इसमें भी मैं देखा कि टाइम एंड टेंस से सवाल पूछे गए। वो सवाल किस तरह से पूछे गए हैं थोड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये प्रश्न संख्या 74 और प्रश्न संख्या 75। अगर कैमरा पर आ सकता है तो 74 और 75। ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। द फैमिली हैज been living there since many years। अब देखिए यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है और वाक्य को कई भाग में बांटा है। आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन किया हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और उसके बाद भी 2 पार्ट और हैं। जो चौथा पार्ट है वो है मोर देन वन ऑफ द एबव और जो 5वां पार्ट है वो है नन ऑफ द एबव। और इसमें कह रहा है कि बताना है कि वाक्य के किस पार्ट में एरर है। और ध्यान देना, यहाँ जो एरर है वह टाइम एंड टेंस से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको हम लोग यहाँ तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई प्रीपोजिशन से संबंधित है, लेकिन हम लोग थोड़ा देखें। कह रहा है कि द फैमिली हैज बीन लिविंग देयर। फैमिली वहां रह रही थी, रहते आ रही थी कई सालों से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का जो प्रयोग होता है वो पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। मैं पहले बता भी चुका हूँ, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2 महीना से 4 महीना से, 2 बरस से 4 बरस से, 10 बरस से, 10 घंटा से। तो फॉर और उसका अगर नाम आ जाए, महीना ना आकर के महीना का नाम आ जाए, जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से। साल ना आकर के साल का नाम आ जाए, सालों की संख्या ना आकर के उसका नाम आ जाए 2024 से, 2020 से, तो सिंस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ साल का नाम नहीं आया, कह रहा है कि मेनी ईयर्स, कई साल से, तो यहाँ तो सिंस नहीं होगा। तो एरर कहाँ है? एरर है थर्ड पार्ट में। इसके बाद एक जो 75 नंबर पर वाक्य है उसको देखते हैं। बाय द टाइम we reached there she left। ये तीसरा पार्ट हो गया। इसको यहाँ ABC लिखा है, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D भी है और E भी है। D है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक पार्ट में त्रुटि है। और 5वां जो है वो है नन ऑफ द एबव, माने उनमें से किसी में त्रुटि नहीं है। अब कह रहा है कि बाय द टाइम वी रीच देयर,
बाय द टाइम वी रीच देयर, जब हम लोग वहां पहुंचे, शी लेफ्ट। अब देखिए यह क्या कहते हैं, ये टाइम एंड टेंस से संबंधित सवाल है। अभी तक तो हम लोग ऐसे बनाते आ रहे थे, और मैं शुरू में ही मैं आप लोगों से कहा कि टाइम एंड टेंस हो या कोई भी टॉपिक हो, उससे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कई तरह से पूछे जा सकते हैं। तो जब हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे तो सवाल चाहे किसी भी तरह से घुमा के आए, फिरा करके आए, हम लोग सही सही जवाब दे सकते हैं। अब आप लोग यहाँ थोड़ा सा देखिए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। बाय द टाइम वी रीच देयर, जब हम लोग वहां पहुंचे, शी लेफ्ट, मैंने जब हम लोग वहां पहुंचे तब तक तो वो जा चुकी थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस भी टू यूज हुआ है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट प्लस भी टू नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ पास्ट इनफिनिट यूज हुआ है, पास्ट इनफिनिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड और क्रिया का तीसरा रूप, अर्थात यहाँ होना चाहिए था सी हैड लेफ्ट। तो यहाँ एरर कहाँ है, एरर है यहाँ सी पार्ट में, वाक्य का जो सी पार्ट है उसमें एरर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एक देखिए 86 नंबर पर है, 86 नंबर पर है। अब यहाँ भी ये जो सवाल है ये टाइम एंड टेंस से भी संबंधित कहा जा सकता है, वो यहाँ प्रीपोजिशन से भी संबंधित कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं लिखा है वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू ब्लैंक 9 AM, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं 9 बजे से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फॉर और सिंस का प्रयोग होगा। अभी मैं कुछ देर पहले बताया कि दिन का संख्या रहेगा तो फॉर, दिन का नाम रहेगा तो सिंस, महीना का नाम रहेगा तो सिंस, महीनों की संख्या रहेगा तो फॉर। तो यहाँ देखिए 9 AM, यहाँ घंटा का नाम दे दिया है, घंटों की संख्या नहीं दिया है कि हम लोग 9 आवर्स से पढ़ रहे हैं, यहाँ 9 AM दे दिया। घंटा जैसे 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, उस तरह से सुबह का 9 यहाँ की चर्चा किया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिंस हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं, फॉर दिया है, एट दिया है, सिंस दिया है, फिर चौथा जो ऑप्शन दिया है मोर देन वन ऑफ द एबव, और पांचवा दिया है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ क्या होगा, सही जवाब होगा सिंस। इसके बाद ये दूसरा बीपीएससी का पेपर है, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक ही टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये टाइम एंड टेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम एंड टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, डिग्री हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 122, ये भी बीपीएससी का ही पेपर है, मैं डाउनलोड किया हूँ, प्रिंट किया हूँ। राइट नाउ कॉमा ही ब्लैंक वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर, ऑन हिज कंप्यूटर। कह रहा है कि राइट नाउ माने अभी, इस वक्त। ध्यान दीजिए, मैं कुछ देर पहले बता चुका हूं नाउ रहे, नाउ माने अभी, इस समय, ठीक वही अर्थ देता है राइट नाउ। ही खाली स्थान वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर, और क्या ऑप्शन दिया है, हैज बीन प्लेइंग, ऑप्शन दिया है हैज बीन प्लेइंग, इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। हैज प्लेइंग मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस, और डी ऑप्शन का मतलब हुआ कि एक से अधिक आंसर सही है, ई का मतलब हुआ कि कोई भी आंसर सही नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं
यहाँ इंडिकेटर क्या आ गया, जैसे कि इधर हम चर्चा करते आए हैं कि देखिए नाउ रहेगा, कहीं इधर आया है कि नहीं, इसमें शायद नहीं आया है, इससे पहले वाला में था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज प्लेइंग हो जाएगा। राइट नाउ ही इज प्लेइंग, अभी वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा है। तो सही आंसर जो है बी है। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ मैं नोट करके कॉपी पर लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं मिटा लूँ। तो यहाँ ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में पूछे गए हैं, और जबकि ये जो प्रश्न है ये यूपीटीईटी 2019 में प्रश्न ये पूछा गया था। और ये तीनों के तीनों प्रश्न टाइम एंड टेंस से संबंधित हैं। मैं बताया कि एक ही टॉपिक से सवाल कई ढंग से पूछे जाते हैं। अब देखिए ये यूपीटीईटी 2019 का ये जो सवाल है, आई एम नॉट बिलीविंग नाउ। अब ये कह रहा है कि बताइए कि ये वाक्य सही है गलत है। कैसे हम जानेंगे कि ये वाक्य सही है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया, क्रिया का चौथा रूप है। सही है या गलत है कैसे हम जानेंगे, तो आपको याद होगा जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था तो उस समय मैं एक बात आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि डायनेमिक नहीं होती हैं, वो स्टैटिक होती हैं। अर्थात कुछ क्रियाएं एक्शन वर्ब होती हैं, कुछ स्टैटिक अर्थात स्टेट वर्ब होती हैं। स्टेट वर्ब यानी अवस्था को बताने, और जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, इमोशन, अपीयरेंस वाली जो क्रियाएं होती हैं, थिंकिंग वाली जो क्रियाएं होती हैं, वो स्टेट वर्ब होती हैं। उनके साथ कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज किया जाता है, अर्थात उसमें आईएनजी नहीं यूज किया जाता है। उसी तरह की एक क्रिया है बिलीव। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बिलीव क्रिया को कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है, जो कि गलत है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं ही टॉक्ड एज इफ ही वाज मैड। अब उसमें ऐसे करके दिया था कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है, किस पार्ट में त्रुटि है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ही टॉक्ड एज इफ, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस हम लोग इस पर कितना एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो ही टॉक्ड एज इफ, वह इस तरह से बात किया जैसे कि वो पागल हो। अब देखिए यहाँ वाज तो होगा नहीं, हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस की क्रिया रहेगी, प्लूरल नंबर की क्रिया होगी। पास्ट टेंस तो है लेकिन प्लूरल नंबर की क्रिया नहीं है, तो इस पार्ट में ही क्या हो गया, त्रुटि है, मतलब एरर है। इसके बाद एक दो वाक्य हम दिखाना चाहेंगे जो कि बिहार एसटीईटी 2024 से जुड़ा हुआ है, पूछा भी गया था। और वो क्या पूछा गया है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन सेंटेंस हियर कम्स द सून टू बी ब्राइट। देखिए वाक्य है हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड। अब देखिए पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है। टेंस कैसे पता करेंगे, क्रिया के रूप, क्रिया का कौन सा रूप यूज हुआ है या किस तरह की क्रिया यूज हुई है। तो यहाँ कम्स, कम्स क्या है, कम क्रिया का पांचवा रूप है। तो पांचवा रूप किस टेंस में यूज होता है, पांचवा टेंस यूज होता है सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है, पहला ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा ऑप्शन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और चौथा ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सही जवाब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह से एक और वाक्य क्वेश्चन है, बिहार एसटीटी का ही है,
जो कि 2024 में पूछा था कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूप है वो चुनना है। क्या दिया है? द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क। द चिल्ड्रेन प्लेड तो पास्ट इन्फिनिट हो गया। इसके बाद दूसरा है द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जबकि पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड बीन क्रिया का चौथा रूप, और वह ऑप्शन कहाँ दिया है? वह ऑप्शन चौथा में दिया है, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो अब देखिए एक और सवाल, ये भी बिहार एसटीईटी में ही पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें एक वाक्य दिया हुआ है और कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस बताना है, बहुत एकदम हल्का क्वेश्चन, सॉल्व नहीं करना है, बस आपको अगर उसका स्ट्रक्चर में प्रत्येक टेंस का स्ट्रक्चर लिखवा रहा था, अगर आपको याद है तुरंत बता दीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है? वाक्य दिया है व्हेन आई रीच द बुक स्टोर, जब मैं बुक स्टोर पहुंचा, ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। एक तरफ पास्ट इन्फिनिट है, एक तरफ पास्ट परफेक्ट है, तो वह कौन सा टेंस है जिसमें पास्ट इन्फिनिट और पास्ट परफेक्ट साथ साथ आते हैं? वह टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? पहला ही जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से आज हम लोग टाइम एंड टेंस पर प्रैक्टिस किए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।